हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना सर, कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 ऑसिलेशंस के अंदर अब हम आ चुके हैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन के पार्ट 2 के ऊपर। मतलब एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे, और इस वाले वीडियो के अंदर इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस थे 8 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक, उनको अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर। तो फिगर्स करस्पॉन्ड टू टू सर्कुलर मोशंस, यहाँ पे और यहाँ पे। द रेडियस ऑफ द सर्कल, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, द इनिशियल फेज, इनिशियल पोजीशन in the sense of revolution, ठीक है, that is clockwise और एंटी क्लॉकवाइज are indicated on each of the figure। ठीक है, एक बार जरा चेक कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे this is basically clockwise and this is basically सर कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके सर, डन 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 डन। obtain the corresponding simple harmonic motions of the x projections of the radius vector of the revolving particle p in each case। ठीक है, तो आपको x प्रोजेक्शन मतलब x की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, जैसे कि हम सब लोग समझते हैं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, x के टर्म्स में अगर आप इक्वेशन को लिख रहे हैं ना सर, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस अपने पास में क्या हो जाएगा सर, फेज। ठीक है, इनिशियल फेज। तो x इज इक्वल्स टू a cos, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, ओमेगा t प्लस अपने पास में क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे इनिशियल फेज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस हैज टू बी द स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब जरा आप यहाँ पे फोकस करते हुए चले। ठीक है, यहाँ पर इसमें फोकस करना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो मतलब एम्पलीट्यूड है सर, वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, 3 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर सही। और टाइम पीरियड कितना है इसका सर? इसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स के बराबर। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें अपन पहले वाले के लिए काम करना शुरू कर रहे हैं, ए वाले के लिए। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ए वाला पार्ट है। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पे अगर चेक किया जाए ना, तो व्हाट इज द इनिशियल, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? सर इसका एम्पलीट्यूड है अपने पास में 3 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे, एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स के बराबर। दूसरा अपने पास में क्या है सर, यहाँ पे जो टोटल टाइम पीरियड है ना, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू अपने पास में क्या हो जाएगा सर, 2 सेकेंड्स हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे इनिशियल फेज इपॉक की। ठीक है, चेक करिए, यहां पर जो P वाला पॉइंट है ना, वो यहां पे आ रहा है। ठीक है, मतलब सटीक π/2 पे आ रहा है। कहां पे आ रहा है सर? ये बकायदा 90 डिग्रीज पे आ रहा है, π/2 पे आ रहा है। तो फाई का अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा सर? नथिंग बट π/2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके हिसाब से अगर आप इक्वेशन को लिखना शुरू करेंगे ना, इक्वेशन क्या होगी सर, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में, इनिशियल फेज। ठीक है, x इज इक्वल्स टू a अपने पास में क्या है सर, 3 सेंटीमीटर cos, उसके बाद में जो ओमेगा होता है ना, दिस ओमेगा इज 2π/t। जरा फोकस करिएगा, दिस ओमेगा इज 2π/t। उसके बाद इंस्टेंटेनियस टाइम प्लस यहाँ पे अपन क्या कर देंगे सर, फेज डिफरेंस 5 कर देंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 3, उसके बाद में cos हो जाएगा। उसके बाद में जरा ध्यान देना, कैपिटल T की वैल्यू अपने पास में क्या होती है सर, 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा सर, 2π/2 t और प्लस 5 अपने पास में कितना हो गया सर, π/2 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 3 cos। अब मैं आपको बताऊं, ये 90 और प्लस में क्या है अपने पास में, 2 से 2 तो निपट चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा सर, पाई इंटू टी बचेगा। अब जरा यहाँ पे फोकस करेगा बेटा, x इज इक्वल्स टू भाई cos 90 प्लस थीटा अपने पास में क्या होता है सर, cos 90 प्लस थीटा इज बेसिकली माइनस साइन थीटा, बिकॉज सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में कोसाइन फंक्शन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो cos 90 प्लस थीटा अगर आप करेंगे, cos 90 प्लस थीटा करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो माइनस का साइन पाई टी बच जाएगा। तो माइनस का 3, उसके बाद साइन
उसके बाद क्या आ जाएगा पाई और टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में बन जाएगी स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? ये अपने पास में क्या बन जाएगी सर? स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी -3 साइन ऑफ पाई टी, ठीक है। चलिए अब अपन एक काम करेंगे, इसके बी वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। एक बार अपन इसका जो बी वाला इक्वेशन था ना जरा उसको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। ये रहेगी अपने पास में बी वाली इक्वेशन, बी वाला ग्राफ। अब जरा चेक करो क्या होता है इसका। पहली बात तो एम्पलीट्यूड कितना है सर इसका एम्पलीट्यूड है 2 मीटर्स के बराबर, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू कितना है सर? एम्पलीट्यूड यहाँ पे है 2 मीटर के बराबर। और कुछ है क्या? चलिए उसके बाद टाइम पीरियड जो है ना सर वो बाकायदा पूरा 4 सेकेंड्स के बराबर है। तो अपन इसमें लिख देते हैं कैपिटल T इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? 4 सेकेंड्स। कैपिटल T इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे बाकायदा पूरा 4 सेकेंड्स, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है। अब जरा यहाँ पे गौर करिए, तो इसमें अगर देखा जाए इसके ऊपर एम्पलीट्यूड गिवन है अपने पास में, टाइम गिवन है, फेज चेक कर ले फेज कितना है इसका। तो सर ये ना ये P वाला पॉइंट यहाँ पे है एट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पूरा 180 डिग्री का फेज हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का अपन क्या बोल देंगे सर? प्लस का अपन बोल देंगे कि सर फेज डिफरेंस है यहाँ पे 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस, ठीक है। तो देयरफॉर अब जो इक्वेशन होती है ना सर, इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस 5, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है सर? a की वैल्यू 2 है, उसके बाद में cos, उसके बाद में ओमेगा बेसिकली क्या होगा सर? ओमेगा होगा 2 पाई बाई टी के बराबर। ओमेगा क्या होगा सर? ओमेगा होगा 2 पाई बाई कैपिटल टी के बराबर, और प्लस अपन कर देंगे फेज 5, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 2 cos, उसके बाद 2 पाई अपॉन कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है सर? 4 है, ठीक है। t प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए 2 cos, यहाँ जब सॉल्व करेंगे ना तो पाई बाई 2t आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? पाई बाई 2t आ जाएगा। और प्लस फेज अपन लोग जानते हैं कि फेज यहाँ पे बाकायदा पूरा कितने का है सर? पूरा फेज डिफरेंस जो है वो पाई रेडियंस का है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझें, x इज इक्वल्स टू 2 cos पाई प्लस पाई बाई 2t, ठीक है। पाई बाई 2t के बारे में कुछ मत सोचो, बस ये एक बार जरा सोच के देखना कि cos 180 प्लस अगर थीटा किया जाए इट फॉल्स इनटू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो अगर cos नेगेटिव होगा तो अपने पास में -2 cos थीटा, और थीटा क्या है अपने पास में सर? बाकायदा पूरा पाई बाई 2t, यही तो पूरा थीटा था। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है सर? ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? तो ये अपने पास में फर्स्ट वाले क्वेश्चन का बी वाला पार्ट भी बाकायदा हो चुका है। मैं चाहूंगा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन डनाडन डन, ठीक है। चलिए ये अपने पास पूरा हो चुका था। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखी जाती है सर? ऐसे लिखी जाती है x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता चुका था। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का है, लेकिन पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। प्लॉट द करस्पॉन्डिंग रेफरेंस सर्कल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस, इंडिकेट द इनिशियल t इक्वल टू 0 पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल, ठीक है। फॉर सिंपलिसिटी, अच्छा एक सेकंड, तो यहाँ पे क्या चाहिए अपने को? रेडियस मतलब एम्पलीट्यूड चाहिए, उसके बाद अपने को इंडिकेट करना है पोजीशन ग्राफिकली, ठीक है। एम्पलीट्यूड बताना है, इंडिकेट करना है पोजीशन, एंगुलर स्पीड बताना है, बस इतनी सी बात है। फॉर सिंपलिसिटी द सेंस ऑफ रोटेशन में बी फिक्स्ड टू एंटी क्लॉकवाइज इन एवरी केस, ठीक है। हमने सेंस ऑफ रोटेशन को हर केस के लिए एंटी क्लॉकवाइज मान के रखा हुआ है, और ये अपने पास में गिवन इक्वेशंस हैं। याद रखिएगा x सेंटीमीटर्स में रहेगा और t रहेगा बाकायदा सेकंड्स में, ठीक है। अब पहली इक्वेशन क्या है उसको जरा फोकस करते हुए चलते हैं। तो पहली मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का अपन पहले एक बार इसका फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, ए वाला पार्ट कर रहे हैं। इज दैट करेक्ट? यस सर। x इज इक्वल्स टू -2, एक बार हट जाए यहाँ से, तो -2 साइन 3t प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो -2 साइन x इज इक्वल्स टू क्या है सर? -2 साइन x इज इक्वल्स टू क्या है सर? -2 साइन 3t प्लस कितना है सर? पाई बाई 3। ये कितना है सर? 3t, और प्लस में कितना है सर? पाई बाई 3 के बराबर है, ठीक है। ये वाला फंडा बाकायदा पूरा क्लियर है सर? पूरा क्लियर है। अब मैं आपको बताऊं इसमें क्या क्या चीजें करने की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए पहली बात तो आप जरा समझे इस चीज को, x इज इक्वल्स टू अंदर जो पैरामीटर है वो साइन नहीं होगा, वो कॉस होगा, ठीक है। तो सर उसको पहले अपन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सर कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा गौर फरमाइएगा। 2 भाई ये माइनस साइन थीटा आ गया ना, ये क्या आ गया सर? ये माइनस साइन थीटा आ गया। मैं बताऊं कैसे करेंगे? cos 90 प्लस थीटा करना जरा सर। cos 90 प्लस थीटा इज -sin थीटा,
थीटा, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, जो माइनस साइन थीटा है ना उसको अपन कर देते हैं कॉस 90 प्लस थीटा। आई क्या मेरी बात समझ में? पक्का। cos 90 प्लस थीटा अगर किया जाएगा तो cos विल कन्वर्ट इनटू साइन, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर चेक किया जाए तो बेस पैरामीटर मतलब cos थीटा जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, इसलिए माइनस का साइन थीटा, सही बात है। तो cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो cos 90 प्लस अब थीटा ये रहा पूरा, तो थीटा मतलब ये कितना है π/3 प्लस 3t, ठीक है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा सर? cos 90 प्लस थीटा इज बेसिकली इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? माइनस का साइन थीटा, ठीक है। बढ़िया चल रहा है सर। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। cos का फंक्शन तो चल ही रहा है सर, इसको जरा अपन सॉल्व कर लें एक बार। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 3t। और मैं आपको बताऊं ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस कितना है? ये देखो π/2 प्लस में कितना है सर? ये π/3 है। कोई मसला, कोई परेशानी नहीं सर? बिल्कुल सर, ठीक चल रहा है यहाँ तक। तो x इज इक्वल्स टू 2 cos, अब मैं इसको उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं ओमेगा टी की जगह पे क्या आ गया? 3t आ गया, मतलब ओमेगा की वैल्यू जो है ना वो 3 के बराबर हो जाएगी। उसके बाद π/2 प्लस π/3 अपन करेंगे, जैसे उसको सॉल्व करेंगे तो 3π प्लस 2π करेंगे तो 5π, और इवेंचुअली ये कितना हो जाएगा सर? 5π/6 हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 5π/6। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? बाकायदा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर एम्पलीट्यूड कितना है सर? इसका एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर। इसका ओमेगा कितना है सर? इसका ओमेगा टी, तो ओमेगा है यहाँ पे 3 रेडियन पर सेकेंड। ओके सर, डन। और उसके बाद में जो फाई है, जो फेज है, वो फेज अपने पास में कितना है सर? इसमें फेज है अपने पास में 5π/6, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली चीज बाकायदा पूरी क्लियर हो गई है? मुझे बस यहाँ तक का कंफर्मेशन चाहिए, इतना बस मुझे फंडा बता दीजिए कि आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा अच्छे से बाकायदा तरीके से बैठ चुका है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बिल्कुल बैठ चुका है। अब जरा ध्यान देना, फेज था π/6 का, 5π/6 का, तो अपन इसका पूरा प्लॉटिंग कैसे करेंगे? जरा इस बात पे फोकस करो कि हम इसकी पूरी प्लॉटिंग कैसे करेंगे। देखिए, जैसे कि आप सब लोग समझते हैं इस बात को, जरा अपन इसको जरा बना दें इसका रेफरेंस। तो सर इसका ये x है और ये अपन ने बनाया y, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एब्सोल्युटली ये सब चीज़ें जो है ना, ये अपना कंस्ट्रक्शन है, मत तो करो। ये सब चीज़ें क्या है सर? अपना वर्चुअल कंस्ट्रक्शन है। इसको ज़रा यहाँ से हटाया जाएगा, इसको यहाँ से हटाया जाएगा, ठीक है। ओके सर, डन 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 डन। अब जरा ध्यान देना, बेसिकली क्या होता है ना कि रेफरेंस अपने पास में ये था 0 का, ठीक है। नाउ अब हो क्या रहा है कि पार्टिकल जो है ना वो बेसिकली कहाँ पहुंच रहा है सर? ये पहुंच रहा है 5π/6 पे, ठीक है। ये कहाँ पहुंच गया सर? ये पहुंच गया है 5π/6 पे। अब ये 5π/6 बेसिकली क्या होता है? तो π/6 होता है 30 डिग्रीज, तो 30 × 5 मतलब 150 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक आ जाएगा 90 और उसमें 60 और करना पड़ेगा, तो यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये अपने पास में एक लाइन अपन लगा देंगे, यहाँ से, ठीक है। आई बात समझ? या सही वाली बात समझ में आ गई है? तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा सर? ये जो एंगल है ना, ये एंगल अपने पास में कितना आ जाएगा सर? 5π/6, ठीक है। क्या ये वाली चीज, ये वाला जो डायग्राम बना है, क्या आप लोग के दिमाग में बाकायदा पूरा क्लियर हो पाए? इतना बस मुझे कंफर्मेशन दे दें, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो पाए क्या? तो यहाँ पे ये रहेगा अपने पास में पार्टिकल P, और ये समय कितना हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा। और ओमेगा क्या है, फाई क्या है, ए क्या है, वो सब चीजें अपन डिफाइन कर चुके हैं। तो ये अपने पास में पहला वाला क्वेश्चन हो चुका है, डन। अब मैं इसको निपटाता हूँ और अब आपको लेके चलता हूँ मैं इसके सेकेंड वाले इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट वाला केस इसको पूरा ही हटाते हैं यहाँ से अब, ठीक है। अपन सेकंड के बी वाले केस पे चल रहे हैं, ठीक है। अपन सेकंड के बी वाले केस पे चल रहे हैं। तो x इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन गिवन है अपने पास में? x इज इक्वल टू cos π/6 माइनस का t। क्या लिखा है सर? x इज इक्वल टू cos π/6 माइनस का t। लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू cos, उसके बाद में π/6 और माइनस का t लिख के रखा हुआ है सर, ठीक है। अब आप लोग समझते हैं कि आपको ऑब्वियसली ये चीज ना बैठ तो रही है कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड इक्वेशन में, लेकिन बस वहां पे ओमेगा टी फिर प्लस माइनस फाई आता है, जो भी है। तो सर यहाँ पे तो उल्टा आ रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि सिंस हम लोग जानते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा अगर लिया जाए तो cos ऑफ माइनस थीटा जो है वो cos थीटा होता है, इसका मतलब माइनस ये बचा लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे अपन इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि देयरफॉर x इज इक्वल्स टू cos
उसके बाद आप एक काम कर लीजिए, यहाँ से अपन ने माइनस कॉमन ले लिया ना, तो t माइनस क्या हो जाएगा सर π/6। यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर है सर, बाकायदा पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अपन देयरफॉर इसको देख के अपन क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड जो है हमारे पास में वो सर 1 सेंटीमीटर, बिकॉज इक्वेशन बनती है a cos ओमेगा t प्लस माइनस जो भी फेज हो, इनिशियल फेज हो, ठीक है। a की जगह 1 सेंटीमीटर आ चुका है। उसके बाद में आपको बताऊं यहाँ पर ओमेगा भी कितना आ जाएगा भाई, ओमेगा t होता है ना, ओमेगा भी क्या आ जाएगा, ओमेगा भी आ जाएगा पर सेकेंड, कोई मसला नहीं है सर। और फेज जो है इनिशियल वो आ जाएगा माइनस का π/6, क्या आ जाएगा सर, माइनस का π/6, मतलब क्लॉकवाइज भागना पड़ेगा इस दफा, ठीक है। कैसे भागना पड़ेगा सर इस दफा, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, ये बनाया अपन ने इसका पूरा, ठीक है। और जैसे कि आप लोग समझते हैं इस बात को कि यहाँ पे y एक्सेस बनेगा, यहाँ पर बनेगा सर x एक्सेस। अब यहाँ पे हो क्या रहना सर, जरा गौर करते हुए चलना, माइनस का कहाँ जाना है अपने को, π/6 पे जाना है, माइनस का π/6 पे, तो माइनस मतलब क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। और π/6 का मतलब होता है 30 डिग्रीज, ठीक है। तो 0 से नीचे 30 डिग्रीज अपन इसको मान लेते हैं। आया समझ की नहीं, यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा समझ में आ चुका है। तो ये रहेगा अपने पास में पॉइंट P एट टाइम इक्वल टू कितना है सर, 0 सेकेंड्स पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद में आप इसको ऐसे जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, इसको आपने ऐसे जोड़ के रख दिया है। और कितना अपने पास में एंगल आ चुका था सर, एंगल वॉज बेसिकली क्लॉकवाइज गया, तो वो अपने पास में कितना आ गया था सर, π/6 के बराबर आ गया था। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली चीज़ पूरी क्लियर हो गई है? ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया है, क्या आप लोगों के दिमाग में बाकायदा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है? यस सर, अच्छे से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। निपटा दें इसको, बिल्कुल निपटा दें सर। लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट, सी वाला पार्ट क्या है इसका। भाई ये इक्वेशंस ना आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं भाई। कई बच्चों की ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि यार वो इक्वेशन से ना चीजें डील नहीं कर पाते, लेकिन ऑसिलेशन में अगर आपको डेप्थ में जाना है तो फिर इक्वेशन पे पकड़ बनानी बहुत जरूरी है। एक बार इक्वेशन पे पकड़ बन गई ना, उसके बाद मैटर आपके पूरे हाथ में रहता है, ठीक है, पूरा ग्रिप अच्छी हो जाती है। चलिए सी वाले केस पे चलते हैं। x इज इक्वल टू 3 sin 2πt प्लस π/4 है सर, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 sin, तो सी वाला पार्ट में x इज इक्वल टू क्या है सर, 3 sin है। तो x is equals to 3 sin, x is equals to 3 sin 2πt plus π/4, 2πt plus π/4, 2πt plus π/4। ओके सर, डन 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 डन, कोई दिक्कत कोई मसला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आप लोग समझते हैं कि सर यहाँ पे तो फिर वही वाला मसला आ गया कि x के अंदर जो पैरामीटर है वो तो कोसाइन फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कॉस का, यहाँ तो साइन का फंक्शन दिख रहा है। तो अब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे ना यार। देखो एक बात तुमको बताऊँ, कॉस का फंक्शन लाना है और कॉस को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि फिर पलट करके साइन आ जाए प्लस का, ठीक है। अगर मैं कॉस 90 प्लस कुछ करूंगा ना तो फिर वो अपने पास में क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस कुछ करूंगा तो फिर वो तो अपने पास में प्लस में ही है ना एंगल, हाँ सर प्लस में ही एंगल। तो कहने का मतलब मेरा ये कॉस 90 प्लस कुछ करूंगा तो वो अपने पास माइनस का साइन में आ जाएगा, तो उससे बचना है। तो अपन को एक काम करना पड़ेगा, पता है क्या, अपन को साइन चाहिए ना और वो भी चाहिए अपने को प्लस में। तो आप एक काम कर सकते हैं, कॉस 270 पे चेंज करिए तो फिर वो साइन में चेंज होता है, ठीक है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, 3 को रहने दो, साइन थीटा अपने को चाहिए ना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, पता है क्या, cos 270 मतलब होता है 3π/2, ठीक है। 270 मतलब क्या होगा सर, 270 मतलब होगा 3π/2, ठीक है। cos 270 प्लस थीटा कर लो, ठीक है, cos 270 प्लस थीटा कर लो। आई बात समझ के नहीं आ गई? एक बार जरा मुझे यहां तक आप कंफर्मेशन देंगे तो मजा आ जाएगा। मैंने क्या बोला, cos 270 प्लस का थीटा कर लीजिए, एक बार बस देख लो इसको अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री लग रही है भाई, बिल्कुल लग रही है, इस बात से तो मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ पे भर भर के लगने वाली है, इक्वेशन ही वैसा फंक्शंस पे आता है, ठीक है। तो cos 270 प्लस थीटा अपन करेंगे ना, इट विल बिकम प्लस का साइन थीटा, ठीक है। ओके सर, डन 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 डन। अब जरा गौर करेंगे तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होने वाला है सर, 3 cos। अब एक काम करें अपन, सुनना मेरी बात को अच्छे से, 2πt को रखो ऐसे यहाँ पे बाहर, टाइम वाला फंक्शन, ठीक है, प्लस अपन क्या करेंगे 3π/2 प्लस π/4, तो लिख देंगे अपन इसको 3π/2 और प्लस अपन लिख देंगे इसमें क्या सर, π/4। उम्दा, बहुत बढ़िया। तो x इज इक्वल्स टू 3 cos
उसके बाद सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई टी, उसके बाद सर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 12 पाई प्लस 2 पाई करेंगे तो ध्यान देना अच्छे से, 12 पाई प्लस 2 पाई करेंगे तो 14 पाई, और नीचे अपने पास में क्या हो जाएगा सर 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 3 कॉस हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 7/4 पाई, क्या हो जाएगा सर 7/4 पाई हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एम्पलीट्यूड है ना सर वो रहेगा 3 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर, ये जो एम्पलीट्यूड रहेगा ना सर, एम्पलीट्यूड रहेगा 3 के बराबर, तो इट इज 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ओमेगा जो रहेगा ना, ओमेगा रहेगा अपने पास में 2 पाई के बराबर, और उसके बाद में अपने पास क्या बच रहा है, फाई जो रहेगा सर, फाई रहेगा 7π/4, ठीक है। और प्लस का आ रहा है मतलब ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, प्लस का आ रहा है मतलब ये कहाँ जाएगा सर, ये तो जाएगा सर एंटी क्लॉकवाइज मोशन में। भाई पूरा नहीं भरना है उसको अपन को, तो ऐसे अपन करते हुए चलते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम बनाएंगे यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक्स और वाई एक्सेस, ठीक है। तो ये अपन ने बना के रख दिया इसकी एक्स वाली एक्सेस, ये अपन ने बना के रख दिया इसकी वाई वाली एक्सेस। चलिए अब जरा फोकस करना और बहुत ही प्यार से फोकस करना। देखो होता क्या है ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7π/4, क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है 7π/4, ठीक है। तो 2π/4 मतलब π/2, 4π/4 मतलब पाई, और यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा सर 6π/4, और इसमें आधे में आएगा 7π/4, तो एकदम बीचों बीच। अरे एक सेकंड, कौन से कलर से कर रहे थे भाई अपन उसको, इससे कर रहे थे, ठीक है, एकदम बीचों बीच ट्राई करा गया। तो यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा सर, यहाँ से पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूम के आएंगे तो 7π/4 आएगा, ठीक है। पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूम करके आएंगे तब जा करके वो बैठेगा कितना सर 7π/4, ठीक है। तो इसको अपन ने यहाँ पे रोक करके रखा, और आप समझें ट्रेसिंग का तरीका आप जरा देखें इसमें कि ट्रेसिंग कैसे करी गई है सर। ट्रेसिंग पूरी ऐसे घुमा करके करी गई है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि प्लस में था। और अपने पास में फाई कितना आ चुका है सर, यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू 7π/4 के बराबर है। और यहाँ पे रहेगा अपने पास में पॉइंट P, और ये पॉइंट P था एट टाइम इक्वल टू कितना है सर 0 के बराबर, ठीक है। एक बार जरा कंफर्मेशन मेरे को दे दें कि आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके सर, डन 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 डन, ठीक है। चलिए सी वाला पार्ट अपना हो चुका है, अब आते हैं अपन इसके डी वाले पार्ट के ऊपर, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एक्स इज इक्वल्स टू, भाई अच्छी बात है कि कॉस के फंक्शंस में गिवन है, बिकॉज जब जब साइन के फंक्शंस में गिवन था ना तो हमें उसे ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके कॉस के फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे तो बाकायदा कॉस के फंक्शन में ही गिवन है, उसी को लेते हुए चलते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos πt, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos πt, सही है सर। तो डी वाला पार्ट है उसमें क्या चल रहा है सर, x इज इक्वल्स टू 2 cos πt, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको चेक करें अच्छे से, तो जो एम्पलीट्यूड है ना सर वो है 2 सेंटीमीटर, एक cos ओमेगा टी प्लस फाई तो कुछ भी नहीं है, तो फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है सर, ठीक है, 0 डिग्री या 0 रेडियंस बोल देता हूँ मैं इसको। और उसके बाद ओमेगा क्या आ गया है सर, ओमेगा तो आ गया है π/सेकंड के बराबर। ओमेगा कितना आ चुका है सर, पाई के बराबर आ चुका है। अब अगर इसको देखते हुए अपन को ग्राफ प्लॉट करना है फर्दर, तो ग्राफ बनेगा एक्स और वाई बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है सर। ये बनेगा इसका वाई वाला, ये बन जाएगा इसका एक्स वाला। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या हो क्या रहा है, यहाँ पर सर हो ये रहा है, इसको निपटाओ जरा यहाँ से, ठीक है सर। यहाँ पे हो ये रहा है कि पार्टिकल का इनिशियल फेज 0 आ गया, पार्टिकल का इनिशियल फेज जो है ना सर वो 0 आ गया। तो 0 आ गया इसका मतलब क्या था भाई, रेफरेंस लाइन पे ही रखा होगा पार्टिकल, बोलो हाँ कि ना, सटीक बात है सर, सटीक बात है, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन पे ही रखा होगा पार्टिकल, यहाँ कहीं रखा होगा पार्टिकल, और इसको अपन क्या बोल देंगे, पॉइंट पार्टिकल पॉइंट P बोल देंगे। और ये था अपने पास में एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू क्या था सर, 0 के बराबर था, ठीक है। चलिए 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 अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा पार्टिकल का पोजीशन, ठीक है, ये अपने पास में हो जाएगा क्या, पार्टिकल का पोजीशन। इट इज एज सिंपल एज दैट। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फेज डिफरेंस सर, फेज डिफरेंस इज एब्सोल्युटली 0 रेडियंस के बराबर, ठीक है। सेकंड वाले का आखिरी वाला हिस्सा जो था वो भी अपन ने कर दिया है कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। निपटाया जाए इसको यहाँ से, ओके डन 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 डन। अब आपको लेकर के आते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। चेक कर लो बेटा,
Figure shows a spring of force constant K clamped rigidly at one end and a mass M attached to its free end. Okay sir, a force F applied at the free end stretches the spring, जैसा कि obviously होता भी हमेशा. Figure shows the same spring with both ends free and attached to mass M at either ends. Okay sir, each end of the spring in figure is stretched by the same force. ठीक है भाई, हर केस में सेम फोर्स से अपन ने मतलब सेम अमाउंट का हमने फोर्स अप्लाई करके रखा हुआ है. ठीक है, अब क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन द टू केसेस. इन दोनों ही केसेस में क्या मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा स्प्रिंग्स के अंदर. दूसरा, इफ मास इन द फिगर एंड द टू मासेस इन फिगर आर रिलीज्ड, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन ईच केस. ठीक है, हर केस में व्हाट इज गोइंग टू बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, एक दफा इस सवाल को आप सेल्फ ट्राई कर लें. बन गया तो बहुत जबरदस्त, अगर नहीं बना तो फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, एक बार सेल्फ ट्राई तो बनता है. जल्दी करना प्लीज. चलें फिर कहानी में आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पूरा फंडा सही है. यस सर, पूरा फंडा सही है. अब जरा ध्यान देना, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन द टू केसेस. भाई दोनों ही केसेस में सेम स्प्रिंग यूज करी हुई है और अमाउंट ऑफ फोर्स जो है ना, यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन बराबर था, यहाँ पे इंटेंशनली कर दिया फोर्स दोनों तरफ बराबर. तो बेसिकली क्या होने वाला है कि दोनों ही कंडीशंस में सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होने वाला है. ठीक है, क्या बोल देंगे अपन इसमें सर, ए वाला का आंसर क्या हो जाएगा, सेम एक्सटेंशन इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ द स्प्रिंग्स. सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन, क्या लिख देंगे सर इसमें अपन, सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है सर, ये वाला फंडा सही है. यस सर, सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ केसेस. ठीक है, अब कोई पूछ ले कि सर कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है. देखिए एफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट या अपने पास एक्सटेंशन जो है ना, वो कितना हो जाएगा सर, एफ बाई के. ठीक है, क्या हो जाएगा सर, एफ बाई के बराबर हो जाएगा. एफ तो अपन जानते हैं जो फोर्स आपने अप्लाई करा, और के हमारे पास में क्या होगा इसका सर, स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है, चलिए अगले वाले केस पे आते हैं भाई. यहाँ पे क्या है, द मासेस इन द फिगर एंड द टू मासेस इन द सेकंड फिगर आर रिलीज, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन ईच केस. ठीक है, तो जो पहला वाला केस है ना सर, ये बहुत ही स्टैंडर्ड केस है, प्रॉपर डेरिवेशन करवाया जा चुका है इसके ऊपर. तो सर इस वाले केस में क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है, जरा गौर करेंगे इसमें अच्छे से. ठीक है, तो केस पहले अपन केस 1 की बात करते हैं. ठीक है, तो केस 1 में हमारे पास में जो टाइम पीरियड होता है ना सर, वो होता है वही नॉर्मल वाला फॉर्मूला, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m ओवर k होता है. ठीक है, और m का मतलब क्या होता है सर, m का मतलब होता है यहाँ पर इनर्शिया फैक्टर. ठीक है, और k का मतलब सर यहाँ पे क्या होता है, k का मतलब होता है सर स्प्रिंग फैक्टर. ठीक है, तो इनर्शिया फैक्टर और नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा सर, बकायदा स्प्रिंग फैक्टर. कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरा फंडा क्लियर है सर. तो देयरफॉर जो टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा सर, m ओवर k. ठीक है, इनर्शिया फैक्टर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा अपने पास में, स्प्रिंग फैक्टर. ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर. अब इसके जरा अपन केस 2 पे आते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो केस 2 है ना सर, यहाँ पे अलग केस होगा, यहाँ पे अलग मसला होने वाला है. केस 2 ये वाला केस जो था ना, तो यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे रिड्यूस्ड मास लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज दोनों के अंदर देखो, इस वाले केस में क्या था, ये तो रिजिड सपोर्ट फिक्स सपोर्ट था, लेकिन यहाँ पे कोई रिजिड फिक्स सपोर्ट नहीं है. तो यहाँ पे रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ता है. तो इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो टाइम पीरियड जो होता है हमारे पास में, प्लीज फोकस करिएगा, इसके हिसाब से जब देखा जाएगा तो टाइम पीरियड जो होता है अपने पास में, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, म्यू ओवर के. ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे म्यू क्या होता है, इस म्यू को हम कहते हैं सर रिड्यूस्ड मास. ठीक है, इस म्यू को हम क्या कहते हैं सर, इस म्यू को हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास. और ये रिड्यूस्ड मास अपने पास में क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन सम. ठीक है, ये जो रिड्यूस्ड मास है अपने पास में, ये क्या होता है सर, ये होता है प्रोडक्ट अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर, समेशन. ठीक है, हालांकि दोनों ही मासेस बराबर थे. ठीक है, यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो दोनों ही मासेस बराबर थे, तो प्रोडक्ट अपॉन नीचे अपन क्या कर देंगे, सम, m प्लस m मतलब 2m. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे m स्क्वायर अपॉन 2m करेंगे तो m बाई 2 आ जाएगा. देयरफॉर अब जो यहाँ पे निकल करके आएगा टाइम पीरियड, वो आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ रिड्यूस्ड मास अपॉन नीचे क्या होता है, देखो m बाई k होता है. ठीक है, तो रिड्यूस्ड मास कितना हो गया, m बाई 2,
तो m/2 और वही स्प्रिंग कांस्टेंट के जैसा होता है वैसा होता है। इतनी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहेगा इसका नया टाइम पीरियड। ये क्या रहेगा सर? इसका नया टाइम पीरियड। कोई दिक्कत नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए हो चुका है बिल्कुल बाकायदा। डन डन डन, ठीक है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर। इसको भी यहां से निपटाया जाएगा। अब आपको लेके चलेंगे अपन इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। द पिस्टन इन द सिलेंडर हेड ऑफ अ लोकोमोटिव हैज अ स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है ट्वाइस द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड इक्वल टू कितना है सर? 1 मीटर के बराबर है। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा सर? 0.5 मतलब हाफ मीटर, ठीक है। आया समझ में? 0.5 मीटर मतलब हाफ मीटर मतलब 1/2 ऑफ अ मीटर, ठीक है सर। ओके, अब उसके बाद क्या? इफ द पिस्टन मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 200 रेडियन पर मिनट का, ठीक है। 200 रेडियन पर मिनट का अपने पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो व्हाट इज इट्स मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम स्पीड आपसे पूछ के रखी हुई है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? तो भाई जनरल फॉर्मूले पे अपन जाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सर? मैक्स स्पीड का। पहले जरा उस पर फोकस करना। अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है ना, इसका फॉर्मूला होता है a इंटू ओमेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? a इंटू ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो Therefore maximum velocity is equals to, सबसे पहली बात तो a का मतलब क्या? एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड अपने पास में कितना सर? 0.5 मीटर मतलब 1/2 ऑफ अ मीटर, ठीक है। तो 1/2 एम्पलीट्यूड इंटू अपन क्या कर देंगे सर? यहाँ पे ओमेगा कर देंगे, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है सर? 200 रेडियन पर मिनट के बराबर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर? 200 रेडियन पर मिनट। तो इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान देते हुए चलेगा, ये अपने पास में 100 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ कि नहीं आया? यस सर, 100 रेडियन पर मिनट। दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए निकाल के रख दी है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। पक्का 14th वाला क्वेश्चन डन हो चुका है? यस सर, बाकायदा क्लियर हो चुका है। इसको भी निपटाते हैं। अब आपको लेके चलेंगे इसके अगले वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हियर इट इज, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे है 1.7। इसको अपन लिख देते हैं सर कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून के सरफेस पे है सर 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई दो राय नहीं है सर, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ द सरफेस ऑफ मून। अच्छा, टाइम पीरियड पूछा है, व्हाट इज द टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का ऑन द सरफेस ऑफ द मून। उसके बाद इफ इट्स टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 3.5 सेकंड्स, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 3.5 सेकंड्स। टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज व्हाट? 3.5 सेकंड्स। और यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज टू बी टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ठीक है ना सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज टू बी टेकन एज जस्ट 9 जो कि होता है हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है? टाइम पीरियड क्या होगा इसका मून के सरफेस पे। तो अपन एक काम करते हैं ना, जनरल फॉर्मूले पे जाते हैं। देखो टाइम पीरियड क्या होता है सर? ये होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा सर? L ओवर जी, ठीक है, L ओवर जी। अगर अपन बात करते हैं मून के लिए तो फिर यहाँ पे लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अच्छा सर एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ लेंथ की बात की गई है क्या? नहीं सर, लेंथ तो यहाँ पे ऐसा सेम ही है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज दिस मच। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मतलब सेम सिंपल पेंडुलम था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर मून के वैसे लेंगे। और जब अर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई तक कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट ऑफ लेंथ तो सेम रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन अर्थ के लिए रिस्पेक्ट में लेंगे, ठीक है। निकालना क्या है? टाइम पीरियड ऑफ द मून निकालना है। तो लेट मी कॉल दिस एज द फर्स्ट इक्वेशन, लेट मी कॉल दिस एज द सेकंड इक्वेशन। अब बस क्या करना है अपने को? सिर्फ इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे इसको अपन डिवाइड करेंगे तो अपनी कहानी कहां तक पहुंच जाएगी, जरा गौर फरमाएं। डिवाइड कर दीजिएगा किसको सर? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन के साथ में, ठीक है। जैसे हम इसको डिवाइड कर देंगे ना सर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से, तो हमारे पास में क्या चीज बनने वाली है? मून के लिए तो निकालना ही था अपने को। तो टाइम पीरियड फॉर मून इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड फॉर अर्थ,
ठीक है। उसके बाद अंडर रूट में क्या बचेगा मैं आपको बता दूं, जी यहाँ पे देखो क्या होता है ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस वो बचने वाला है, लेंथ तो यहाँ पे कटने वाला है। तो मून के रिस्पेक्ट में जब बात की थी तो नीचे आएगा मून वाला, ऊपर जाएगा अपने पास में क्या सर, अर्थ वाला। ठीक है, सही कर रहा हूँ क्या? यस सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अच्छा वो किसके वजह से सर? मून की वजह से। ये वाली बात आप लोग के दिमाग में पूरा तरीके से बैठ रही है क्या? इतना मुझे कंफर्मेशन देते हुए चलेंगे आप लोग पक्के से? इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर, आ तो गई है सर। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अपन सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो टाइम पीरियड फॉर मून अभी निकलने वाला है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मून के सरफेस पे अब निकलने वाला है। भाई क्या शानदार काम करते हैं अपन यार। तो टाइम पीरियड फॉर अर्थ कितना है यहाँ पे? फॉर अर्थ नहीं, टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, वो कितना है सर? 3.5 के बराबर है। उम्दा यार, बहुत बढ़िया। अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे कितनी होती है सर? 9.8 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मून पे कितनी हो रही है सर? मून पे अपने पास गिवन तो था कुछ, हाँ 1.7, बहुत बढ़िया। आप इसको फर्दर सॉल्विंग करेंगे ना तो आपका जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आना चाहिए वो देखो, पूरा फर्दर सॉल्विंग करने के बाद जो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 8.4 सेकेंड्स के बराबर। पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 8.4 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, क्या कहते हो भाई? ये वाली बात पूरी समझ में आ गई क्या? इतने का मुझे कंफर्मेशन दे दो, ये वाली बात पूरी तरीके से समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? सर बिल्कुल आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसके अंदर, तो निपटाया जाएगा इसको। अब आपको लेके चलेंगे इसके अगले वाले सवाल की तरफ। आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। ठीक है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एंड हैविंग अ बॉब ऑफ मास कितना है M इज सस्पेंडेड इन अ कार। सही बात है सर। द कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस कितना है इसका R के बराबर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड V। ठीक है, इफ द सिंपल पेंडुलम मेक्स स्मॉल ऑसिलेशंस, ये अपना कौन सा वाला क्वेश्चन चल रहा था? 15th वाला। ठीक है, तो इफ द पेंडुलम मेक्स स्मॉल ऑसिलेशंस इन अ रेडियल direction about its equilibrium position, then what will be its time period? अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा? हम लोग जानते हैं T is equals to 2 pi अंडर रूट ऑफ L by G। एक फॉर्मूला तो ये भी होता है, एक M by K वाला फॉर्मूला होता है। आपके अनुसार आपको जो लगे एक बार सेल्फ ट्राई कर लीजिए, बन गया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है सवाल के ऊपर यार, जल्दी करना प्लीज। चलिए फिर आगे बढ़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यस, सही वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो इस वाले केस में आप जरा समझते हुए चलेगा, यहाँ पे हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं ना, देखिए तो T इज इक्वल्स टू क्या होता है सर? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L ओवर G होता है। ठीक है, क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली बात पूरी क्लियर है? सिंपल पेंडुलम का लेंथ भी अपने पास में L के बराबर है, लेकिन इस वाले केस में जो पूरा कार है ना दैट इज अंडर सेंट्रीपिटल मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, अपन लिखेंगे इसको G डैश। अब जरा ध्यान देना, अपन ये नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? देखो नया वाला एक्सेलरेशन अपन कैसे निकालेंगे बेसिकली, तो वहाँ पे ना अपन को लगाना पड़ेगा सर रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला। इस वाले केस में सर दो फंडे काम कर रहे हैं। तो ये सिंपल पेंडुलम जो था ना, जैसे मान लो ये फिक्स सीलिंग थी, ठीक है, और ये अपने पास में ये सिंपल पेंडुलम का बॉब है। अब क्या हो रहा है ना सर, यहाँ पे इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन एक तो G इस तरफ है और एक एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन किस तरफ कार टर्न ले रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अपन निकालेंगे। ठीक है, आई बात समझ? तो अपन क्या कर देंगे, G का स्क्वायर कर देंगे और फिर अपन कर देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो G डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ G का स्क्वायर। अब जरा गौर करेगा भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपन कैसे निकालेंगे? तो देखो फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, ये अपने पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर, यहाँ से फिर v स्क्वायर ओवर r, mv स्क्वायर अपॉन r। तो वो जो v स्क्वायर अपॉन r है ना, दैट इटसेल्फ इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अपन इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, v की पावर 4 अपॉन नीचे अपन क्या कर देंगे सर, r का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, v की पावर 4 अपॉन नीचे अपन क्या कर देंगे, r का स्क्वायर कर देंगे, बस बात ही खत्म हो गई है। तो देयरफॉर जो नया टाइम पीरियड होगा, ठीक है, देयरफॉर जो आपसे सवाल में पूछ के रखा है ना टाइम पीरियड, जो अपने पास में नया टाइम पीरियड होगा वो अपने पास में क्या हो जाएगा सर, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L ओवर अपन क्या कर देंगे सर, यहाँ पे ये लिख देंगे अपन यहाँ पे G डैश। ठीक है, तो G डैश अपने पास में क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे G का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में सर, V की पावर 4 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर, R का स्क्वायर। ठीक है, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात पूरी बैठ रही है सही से? इतना बस मुझे कंफर्मेशन देते हुए चलें, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली चीज़ तरीके से बैठ गई है?
यस सर बिल्कुल बैठ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो बेटा अब जरा इसको अपन निपटाना शुरू करेंगे, इसको तो उड़ा दिया जाए यहाँ से। अब आपको लेके चलेंगे इसके अगले वाले सवाल की तरफ। तो अ सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉक जिसका डेंसिटी ऑफ बेस एरिया है, अच्छा एक सेकेंड, कॉक ऑफ डेंसिटी रो, या डेंसिटी कितना है इसका, रो के बराबर है क्या, ठीक है, ऑफ बेस एरिया ए एंड हाइट h फ्लोट्स इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1। अच्छा लिक्विड की डेंसिटी सर ρ1 के बराबर है, ठीक है। एक बात तो मेक श्योर कर लो कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है ना सर वो ρ1 के बराबर है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है ना सर वो ρ1 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं सर इसके अंदर। द कॉक इज डिप्रेस्ड स्लाइटली एंड देन रिलीज, तो h हाइट तक अपन ने इसको डिप्रेस करा, उस पर रिलीज कर दिया। शो दैट द कॉर्क ऑसिलेट्स अप एंड डाउन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड ऑफ दिस मच, ठीक है। अच्छा रो इज द डेंसिटी ऑफ द कॉर्क, ठीक है, और डैम्पिंग वैम्पिंग यहाँ पे नहीं हो रही है, मतलब डैम्प्ड ऑसिलेशन तो नहीं है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ कॉर्क या डेंसिटी ऑफ द बॉडी में अगर आपसे बात करूं तो वो रो मान लूंगा। एरिया अपन को बोल के रखा था कि सर एरिया उसमें a के बराबर है, और आप कितनी हाइट या कितनी डेप्थ तक लेके जा रहे हैं सर उसको अपन h हाइट या h डेप्थ तक लेकर के जा रहे हैं बाकायदा, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे तो यहाँ पे पहली बात तो देखिए टाइम पीरियड t = 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या होता है सर m/k होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे अपन मास कैसे निकालते हैं, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी तो फिर डेंसिटी इंटू बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, m वाला पूरा फंडा क्लियर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन, m वाला पूरा फंडा क्लियर है। अब अपन को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा सर, यहाँ पे अपने को k निकालना पड़ेगा। k का मतलब क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। तो सर रीस्टोरिंग फोर्स पता है ना किसके बराबर होगा सर, रीस्टोरिंग फोर्स होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। भाई जो लिक्विड आपने डिस्प्लेस करा है ना, जिस वेट का लिक्विड आपने डिस्प्लेस करा है वही रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, करवा रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, this is negative of weight of the liquid displaced, this is negative of the weight of the liquid displaced। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, बाकायदा पूरा क्लियर है। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा सर, तो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे होता है माइनस का k टाइम्स y, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स होता है सर माइनस का k टाइम्स, अब डिस्प्लेसमेंट कितना करवाया आपने, चलो h के बराबर करा दिया, माइनस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो लिक्विड का वेट निकालना है तो पहले एक काम करो m इंटू जी करना पड़ेगा ना, तो मास ये वाला मास मत ले लेना, ये वाला मास मत लेना, क्यों सर, ये वाला मास अपने पास में ये वाला मास अपने पास में मास ऑफ द बॉडी था, ठीक है। हमें यहाँ पे चाहिए होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो इसके लिए मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो मास क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ρ1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा सर a इंटू h हो जाएगा, तो ये अपने पास m हो चुका है, उसके बाद अपन इसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए सर माइनस से माइनस निपट गया, h से h जो था सर वो चला गया, तो देयरफॉर अपने पास में जो k बचेगा, देयरफॉर अपने पास में जो k बचेगा ना सर, रीस्टोरिंग फोर्स जो बचेगा अपने पास में वो क्या बचेगा सर, ρ1a इंटू जी के बराबर, क्या हो जाएगा सर ρ1a इंटू जी के बराबर, ये अपन इसको बोलते हैं चलो तीसरी वाली इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करना है अपन को, तो बस टाइम पीरियड निकालना है 10 में से m का, तो अपन क्या कर देंगे सर, पुट कर देंगे सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन इनटू फर्स्ट, पुट करेंगे सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को कहाँ पुट करेंगे सर, इनटू द वेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जैसे हम इसको पुट करेंगे तो अपने पास में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा सर, t इज इक्वल्स टू अपने पास में क्या होता है सर 2 पाई अंडर रूट ऑफ अपने पास में क्या होता है सर m/k, m कितना है ρh, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास में k कितना है सर ρ1a इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा आप इसको फर्दर चेक करेंगे तो ए से ये तो सर निपटने ही वाला है, ठीक है, ए से ये तो सर निपट ही जाएगा, तो देयरफॉर अपने पास में टाइम पीरियड जो आएगा ना वो अपने पास में कितना आएगा 2 पाई, और अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा सर ρh अपॉन ρ1g बचेगा, ये रहेगा सर अपने पास में टाइम पीरियड, ठीक है। ρh अपॉन ρ1g, मेरे ख्याल से वही प्रूफ करने को बोला गया था, यस सर ρh अपॉन ρ1g, तो ये रहेगा आपके पास में इसका प्रॉपर डिटेल सोल्यूशन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा तरीके से क्लियर आउट हो गया है, यस सर बाकायदा क्लियर आउट हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया
बढ़ा जाए इसके अगले वाले सवाल की तरफ। अगला वाला सवाल ये रहा आपके पास में, वन एंड ऑफ अ यू ट्यूब, ठीक है, कंटेनिंग मर्क्यूरी इज कनेक्टेड टू अ सक्शन पंप एंड द अदर एंड टू द एटमॉस्फेयर। सही बात है सर। अ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन द टू कॉलम्स, शो दैट व्हेन द सक्शन पंप इज रिमूव्ड द कॉलम ऑफ मर्क्यूरी इन द यू ट्यूब एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, प्रॉपर बहुत ही स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, एक दफा आप सेल्फ ट्राई करें, बन गया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज फिर उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है सवाल के ऊपर यार, जल्दी करना प्लीज। चलें फिर आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है, आगे इसमें बढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना भाई कि लिक्विड जो मर्क्यूरी अपन यूज कर रहे हैं ना, उसकी डेंसिटी अपन कितनी सर, रो मान के चलते हैं। ठीक है, इसके लिए डायग्राम पूरा बाकायदा आपके दिमाग में सही से बैठना चाहिए। ठीक है, देखिए भाई, ये अपन लेते हैं भाई एक यू शेप का ट्यूब, कोई मसला नहीं सर, ये भर लेते हैं अपन इसमें एक यू शेप का ट्यूब, ऐसे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर इसके। अब देखो क्या होता है ना कि इनिशियली मान लेते हैं कि दोनों का लेवल बिल्कुल बराबर था। ठीक है, इनिशियली मान लेते हैं कि दोनों का लेवल बिल्कुल 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 बराबर था। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इसको मैं h बोल दूंगा। ठीक है, इसको मैं बेस से यहाँ तक की हाइट को मैं h बोल दूंगा, और ये बेसिकली अपने पास में क्या हो जाएगा सर, ये अपने पास में h जो है ना, ये हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम हो जाएगा फिलहाल के लिए तो। ठीक है, जहाँ तक लिक्विड भरा हुआ था। अब क्या हुआ कि हमने इसको सर लिक्विड को ना हमने कंप्रेस कर दिया, हमने सर लिक्विड को जो है ना सर कंप्रेस कर दिया। तो लिक्विड को हमने मान लो यहाँ पे यहाँ तक गिरा दिया, y के अमाउंट से हमने इसे कंप्रेस करा, तो यहाँ पर भी y के अमाउंट से, सिंस यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, तो यहाँ पर भी y के अमाउंट से लिक्विड जो है ना वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये मर्क्यूरी था तो हमने उसको लेफ्ट वाले साइड से कंप्रेस करा है, तो ये राइट वाले साइड से भी y के अमाउंट से जो है ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब डिफरेंस कितना है लिक्विड लेवल्स में? डिफरेंस है सर y प्लस y 2y के बराबर। ठीक है, लेकिन कोई आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम, अगर कोई आपसे बोलता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, कोई अगर आपसे बोलता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम, तो आप समझें इसको, ये अपने पास कितना हो जाएगा सर, h प्लस h करना पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर जो लेंथ है ना लिक्विड कॉलम की, वो h प्लस h कितना हो जाएगा सर, 2h के बराबर। ठीक है, लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम कितना हो जाएगा सर, h प्लस h 2h के बराबर। ठीक है, ये वाला मसला पूरा क्लियर है सर, बाकायदा पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जरा ध्यान देंगे, अपन एक काम करते हैं, पहले अपन यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं। ठीक है, देखिए टाइम पीरियड तो अपन को निकालना है, वो तो अपन निकाल देंगे, लेकिन आप जानते हैं ना कि टाइम पीरियड निकालने में भी क्या होता है, t = 2 पाई रूट ऑफ m बाई के। मास तो सिंपल है, लेकिन k निकालना पड़ेगा ना, k का मतलब क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स अपने पास में क्या होता है सर, कहने को तो माइनस ky तो होता ही है। ठीक है, और जरा ध्यान देना यहाँ पे लिटरली डिस्प्लेसमेंट जो हमने करवाया ना फ्रॉम द मीन पोजिशन, वो माफ कीजिए, वो हमने y के बराबर ही करवा के रखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा मैं आपको बताऊं, रीस्टोरिंग फोर्स जो है ना, यहाँ पे लिक्विड लेवल्स में डिफरेंस कितना है सर, ऊपर और ये नीचे वाला, तो y प्लस y, ये अपने पास में हो जाएगा 2y के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पूरा फंडा सही है। तो y प्लस y अपने पास में कितना आ जाएगा सर, ये 2y के बराबर आ जाएगा। तो यही जो 2y कॉलम के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ना, वही रीस्टोरिंग फोर्स की तरह से यहाँ पे काम करने वाला है। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेट ऑफ लिक्विड इन 2y कॉलम। ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड इन कॉलम ऑफ लेंथ 2y। ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड इन द कॉलम ऑफ लेंथ 2y के बराबर। ठीक है, यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा पूरा क्लियर है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, तो रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव ऑफ, भाई वेट का मतलब क्या, mg करना पड़ेगा। तो मास को अपन कैसे खोलेंगे सर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम क्या है सर, तो वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, अपने पास में कितना होगा सर, यहाँ पे 2y के बराबर। सिर्फ 2y के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ना, बस वही रीस्टोरिंग फोर्स काम करवा रहा है। ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी करना पड़ेगा। तो दिस बिकम्स योर सेकंड इक्वेशन। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको एक दफा इक्वेट जरूर कर दीजिए। तो जैसे आप इसको इक्वेट करेंगे, अपने पास में क्या बच जाएगा सर, माइनस का ky इज इक्वल्स टू माइनस का 2a रो y g के बराबर। ठीक है, क्या बच जाएगा सर, माइनस का 2a रो y g के बराबर, 2a रो y g के बराबर। तो y से y निपट जाएगा, माइनस से माइनस निपट जाएगा, तो यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट बचेगा ना सर, वो क्या बचेगा, 2a रो इंटू जी के बराबर बचेगा स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड का वैसे फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 पाई अंडर रूट ऑफ
m बाई के होता है, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं सर। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, भाई मास कितना आ चुका है अपने पास में, मास अच्छा मास तो निकालना पड़ेगा। तो सर मास क्या होगा, मास होगा यहाँ पे टोटल डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है, रो के बराबर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, एरिया इंटू लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम के बराबर, ठीक है। तो रो ए और लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम कितना सर, यहाँ पे 2h के बराबर था, तो ये हो जाएगा 2a रो h, ठीक है, 2a रो h, और नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा सर, कि अपने पास में क्या आ चुका है, कि अपने पास में क्या आ चुका है, 2a रो इंटू जी आ चुका है सर, ठीक है, क्या आ चुका है, 2a रो इंटू जी आ चुका है। तो देयरफॉर यहां पर जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बचेगा वो कितना बचेगा सर, 2a कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ h अपॉन जी बचेगा। इंपॉर्टेंट है, बताइए ये वाला आपको डेरिवेशन समझ में आ गया है क्या। तो ये था आपके पास में इसका आखिरी क्वेश्चन, और ये था आपके पास में इसका पूरा प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें करवाए हुए हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी सच में हेल्प करी है, तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं, और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी, हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है, और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।